तो देखिए बच्चों, हमने आपको पिछले उसमें बताया था लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना। ठीक है, हल्का सा आपको समझा रहे हैं। देखो आप कैसे याद रख सकते हैं उसको। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। इसका नाम हो जाएगा देखो ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। इस पर आवेश लेते हैं हम माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, मध्य बिंदु ओ, बीच की दूरी 2a और ये हो जाएगी आधी आधी दूरी ए। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण हमें विभव निकालना है किसी बिंदु पर, तो ये हम किसी भी कोण पर ले लेते हैं, ना ये अक्ष पर है ना निरक्ष पर है। ठीक है, निरक्ष पर तो होता है 90 डिग्री कोण, अक्ष पर 0। तो ये कोई बिंदु ले लिया है P और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसकी दूरी ले लेते हैं R। दोनों सिरों से इसकी दूरी हो जाएगी अलग अलग, इससे R1 और इससे R2। यहां तक तो सिंपल तौर पे बन गया था। अब बीच में और हमें एक जरूरत पड़ी थी, तो हमने इस PO रेखा को आगे बढ़ाया था और आगे बढ़ाकर यहां तक देखो आगे बढ़ाया था और एक लंब डाला था A से C तक और एक डाला था B से D तक। ये 90 डिग्री और ये भी 90। तो ये हमारा देखो डायग्राम था। किसका डायग्राम है ये? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने का। अब इसमें आएगा क्या, देखो विभव ज्ञात करना है तो एक का विभव तो होता है प्लस, इसका तो इसका होता है माइनस। तो दोनों को जोड़ देंगे तो B बराबर आ जाएगा BA प्लस BB। B बराबर BA का मान देखो KQ बटे R, यहाँ पर दूरी R1 है तो R1 प्लस BB का हो जाएगा KQ अपॉन R2। अब चिन्ह देख लो आवेशों के, इसका प्लस है, सही है। इसका क्या है माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। तो हम इनको चेंज करके लिख सकते हैं। B बराबर KQ बाहर ले लिया 1/R2 माइनस आ जाएगा 1/R1। अब ये खुद ही कह रहा है कि आगे स्टेप में क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो B बराबर आ जाएगा KQ R1 माइनस R2 बटे R2 इंटू R1। और ये हमारा 3 समीकरण प्राप्त हुआ था। इसमें हमने R1 माइनस R2 का मान निकाला था और एक निकाला था R1 इंटू R2 का। इन दोनों मानों को जब हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इन मानों को निकालने के लिए हमने इस OP रेखा को C तक आगे बढ़ाया और A से इस पर लंब क्या डाला है C, B से भी लंब डाला है D। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, 3 तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है कि ये मान कैसे निकालें, R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 का। तो उसके लिए देखो हमें इन त्रिभुजों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये थीटा कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इनमें हम एक चीज और करेंगे, PA को लगभग बराबर मान लेंगे हम PC के, तथा PB को लगभग किसके बराबर मान लेंगे हम PD के। और इसमें मान निकालेंगे OC तथा OD का। तो OC बराबर a cos थीटा तथा OD बराबर भी क्या आएगा a cos थीटा। ये जो त्रिभुज बन रहे हैं AOC और VOD, इन दोनों त्रिभुजों से हम
ओसी का मान और ओडी का मान निकाल लेंगे। ये मान जब निकल के आ जाएंगे तो आप देखो पीसी लिख लो कितना है, पीसी बराबर है चित्र से पीओ प्लस ओसी। ऐसे ही पीडी देख लो, पीडी बराबर हो जाएगा पीओ माइनस ओडी। अब पीसी किसके बराबर है, पीए के, और पीए किसके बराबर है, आर1 के। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा आर1, ओपी आर दिया हुआ ही है, और ओसी आ गया ए कॉस थीटा। जब एक आर प्लस ए कॉस थीटा आएगा तो दूसरा आ जाएगा सिंपल आर माइनस ए कॉस थीटा। यानी अभ्यास करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि देखो R1 है वो ज्यादा है, देखने से पता चल रहा है, ठीक है, और R2 है वो थोड़ी सी कम है। अब कितनी ज्यादा और कम है, ये हो जाएंगी ए कॉस थीटा ज्यादा और ये हो जाएगी ए कॉस थीटा कम। इन मानों को यदि हम यहां पर रखेंगे, R1 माइनस R2 निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाना है। तो आप देख लीजिए ये R प्लस का है, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये R प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा 2a कॉस थीटा। ऐसे गुणा करेंगे इनका तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है पहली संख्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन मानों को समीकरण 3 में रख दो तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर के क्यू बटे R1 माइनस R2 का मान है 2a कॉस थीटा और R2 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब तक हम देख चुके हैं कि यहां पर जो कोई भी मान आता है R2 माइनस ए स्क्वायर, इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। अब नगण्य मानकर क्यों छोड़ा है, देखो a बहुत छोटा है R से, तो a इज लेस देन R है, और ऊपर से इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। छोटी संख्या का स्क्वायर होता है तो और भी छोटी हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये ए स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, ये तो बहुत ज्यादा हो गई और ये हो गई और छोटी, तो हम इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि विद्युत ध्रुव में महत्वपूर्ण गुण होता है उसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो उसी के पदों में हम विभव को लिखेंगे। तो V बराबर आ जाएगा, देखो Q गुणा 2a की जगह में क्या लिख सकता हूं, P। क्यों, क्योंकि विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता है किसी विद्युत ध्रुव के एक आवेश का परिमाण, ओनली परिमाण Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो Q इंटू आ जाएगा 2a, तो इसकी जगह में लिख सकता हूं देखो K जो कि तो, और Q गुणा 2a की जगह क्या लिखूंगा मैं, P कॉस थीटा, और बटे आ जाएगा R स्क्वायर। आप देखो पुराने सूत्र से भी इसको निकालना चाहें तो वो बहुत आसान है, आप में तरीका आना चाहिए। देखिए गौर से, मैंने पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब मान लो वो टॉपिक आता और ये टॉपिक आपको नहीं आता, तो उसका सूत्र है देखो E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। विभव देखेंगे तो बिंदु आवेश कारण जो विभव का सूत्र होगा उसमें हो जाएगा के क्यू बटे आर। तो अब हम इन दोनों के कारण, इसमें हम विद्युत ध्रुव के कारण ही निकालें और इसमें विद्युत ध्रुव के कारण विभव निकालें। तो देखो यहां पर हमारे दो प्राप्त हुए थे, एक तो प्राप्त हुआ था अक्ष पर
और एक प्राप्त हुआ था निरक्ष पर, ई निरक्ष। देखो इसी से हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है के कांस्टेंट है, ये तो आएगा ही। आप देखो एक आवेश की वजह से आर स्क्वायर आ रहा है, तो विद्युत दुध्र में कितने आवेश होते हैं, दो। तो दो आवेशों के वजह से इस दूरी में स्क्वायर की जगह कितना आना चाहिए, तीन। तो हम कह सकते हैं आर पर पावर कितनी आ जाएगी, तीन। अब चूंकि दुर्वागुण P नहीं है तो हमारा आवेश आता था Q, लेकिन विद्युत दुध्र में तो दुर्वागुण होता है, तो इस Q की जगह वहां पर आ जाएगा P। क्लियर। अब अक्ष में यहां पर दुगना आता था और निरक्ष पर बिल्कुल सेम आ जाएगा KP/RQ। उसी तरीके से हम विभव भी निकाल सकते हैं। मैं कह सकता हूं, देखो विद्युत ध्रुव के कारण विभव निकालना है तो V बराबर हो जाएगा K जो कि त्यों R। देखिए यदि विद्युत ध्रुव के कारण मैं निकालता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक R एक्स्ट्रा आया था। तो आप इसमें भी देख लीजिए, विभव के में यहां पर सिंगल R है तो यहां पे R स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं B बराबर आ जाएगा K/R²। अब इसमें Q नहीं आएगा क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण राशि कौन सी है, P। उसी में Q समाहित होता है, विद्युत दुर्वागुण में ही Q आता है, तो ये ज्यादा बेस्ट है। तो यहां पे आ जाएगा P। किसका सूत्र है ये, विद्युत विभव का निकालने जा रहे हैं हम विद्युत ध्रुव के कारण। अब चूंकि ये अदिश राशि है तो अदिश राशि में हमने देखो यहां पर देखा था अक्ष और निरक्ष में, तो हमने अलग अलग से डेरिवेशन की थी। अक्ष के लिए थीटा बराबर 0 लिया था और निरक्ष के लिए लिया था थीटा बराबर 90 डिग्री। लेकिन विभव के लिए आप देख रहे हो हमने अक्ष और निरक्ष को अलग नहीं किया है, हमने अक्ष और निरक्ष के बीच में किसी कोण पर P को रखा है और उस पर निकाला है। तो हमारा यहां पर क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, कोई कोण। अब थीटा हमारे पास देखो मेन तीन ही हैं, तीन उनके विलोम होते हैं, सैन, कॉस और टेन। सदिश राशि है तो हम जानते हैं सैन आता है, और अदिश राशि है तो हम जानते हैं क्या आता है, कॉस। भाई हमारे पास दो ही तो गुणनफल थे, एक तो होता है सदिश गुणनफल जिसमें आता है सैन थीटा, जिसे A सदिश क्रॉस B सदिश बराबर आता है AB सैन थीटा। इसमें n कैप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा n कैप। ऐसे ही A सदिश डॉट B सदिश है तो इसमें आता था AB cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास थीटा के दो ही मान होंगे, या तो होगा वो साइन थीटा और या क्या होगा कॉस थीटा। यदि हम निश्चित मान ही लेते उसका अक्ष और निरक्ष तो पहले से हमें कौन लेना पड़ता, और हमने उन दोनों के लिए ही मान लिया है, तो या तो साइन आएगा या आएगा कॉस। चूंकि V कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो हम कह सकते हैं अदिश गुणनफल के लिए कौन सा थीटा आता है, कॉस थीटा। तो देखो आसानी से हम पुराने सूत्रों से ही देख के पता लगा लेते हैं कि वास्तव में यहां पर क्या सूत्र आएगा। तो हम कह सकते हैं B बराबर हो जाएगा KP cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो हमने जोड़ लिया, पहले चैप्टर से जोड़ लिया। विद्युत ध्रुव की तीव्रता निकालनी थी, बिंदु आवेश की तीव्रता से जोड़ दिया। विभव निकालना है तो इस विभव को पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जोड़ा, फिर इस विद्युत विभव से हमने विद्युत ध्रुव के कारण निकाल लिया। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे
तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, कौन सी राशि उसने दी है और कौन सी नहीं दी है। ठीक है, तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि इस सूत्र से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। यहां तक हमने आपको बता दिया था, इससे अब आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या रह गया है, हमें इस थीटा का मान रखना है और थीटा के जो मान हैं वो कौन कौन से होंगे। एक अक्षीय बिंदु ले लेंगे हम और एक ले लेंगे निरक्षीय बिंदु। तो अक्षीय बिंदु यदि हम लेना चाहें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र यह है, और इस सूत्र में मैं अक्षीय बिंदु के लिए लेना चाहूं तो देखो अक्षीय बिंदु हमारे पास दो हो जाएंगे। एक तो बिंदु हो जाएगा ए से बी की ओर यानी इधर, और दूसरा बिंदु हो जाएगा बी से ए की ओर यानी इधर। ध्यान दीजिए अक्षीय बिंदु हमारे पास दो होंगे, ए से बी की ओर हो जाएगा ये बिंदु, और बी से यदि एक और निकालना चाहते हैं तो वो बिंदु हो जाएगा ये, लेकिन होगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही। यदि इसके लिए लेना चाहूं मैं, जैसे इसको नाम दे देता हूं मैं P1, इसका नाम दे देता हूं P2, तो P1 बिंदु के लिए यदि मैं लेना चाहूं तो देख लीजिए कितना कोण होगा। इसके साथ ये रेखा थीटा कोण बना रही है, तो P बिंदु को मैं यदि P1 पर लाऊंगा तो देखिए आप ये धीरे धीरे कोण कम होता चला जाएगा और इस कोण का मान हो जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूं यदि थीटा बराबर 0 है, 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी की ओर अक्षीय रेखा पर यानी अक्षीय रेखा पर यदि हम ए से बी की ओर चले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में देखो विभव के सूत्र से V बराबर आ जाएगा KP cos 0 बटे आ जाएगा R²। यहां पे जो थीटा आ रहा है इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा KP बटे R², क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1। क्लियर। यदि हम अक्षीय रेखा पर ही निकालें लेकिन B से A की ओर, अब की बार वो बिंदु P2 पर आ जाता है, तो इस बिंदु के लिए निकालेंगे तो देखिए ये जो रेखा है इस बिंदु P को यदि P2 पर पहुंचाया तो इस तरीके से घूमेगी और इस तरीके से घूमेगी, तो ये कोण एक सरल रेखा पर बनेगा और इस कोण का मान कितना हो जाएगा 180। कितने डिग्री हो जाएगा, देखो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है, अर्थात क्या हुआ इसका मतलब अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर वो बिंदु है B से A की ओर, अक्षीय रेखा पर बिंदु B से A की ओर, बिंदु B से A की ओर आप सूत्र में मान रख दीजिए। B बराबर आ जाएगा KP cos 180 डिग्री अपॉन R²। अब 180 का मान देख लीजिए आप, 180 का मान कितना होता है, तो यहां पर हम देखेंगे ये आ जाएगा B बराबर माइनस KP अपॉन R²। क्लियर।
अब तीसरी स्थिति रह गई निरक्ष पर, ठीक है। तो ये अक्षीय बिंदु ही है, ये भी अक्षीय बिंदु है, लेकिन एक ए से बी की ओर है और एक बी से ए की ओर है। तो एक में उत्तर आ रहा है KP/r² और दूसरे में आ रहा है -KP/r²। देखो, यदि मैं ए से बी की ओर लेता हूं तो देख के बता सकता हूं कि ये प्लस आवेश इस बिंदु के नजदीक है, तो इसके कारण जो विभव होगा वो ज्यादा परिमाण का होगा। दूरी कम, विभव का परिमाण ज्यादा, ठीक है। और ये माइनस आवेश है, इस बिंदु से अधिक दूरी पर है, तो धनात्मक विभव का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और उसी वजह से यहां पर ये विभव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन हम यदि बिंदु को उस दिशा में ले जाते हैं अक्षीय रेखा पर ही, तो ये अब ए के नजदीक हो जाएगा और ए पर कौन बैठा हुआ है, -Q आवेश। तो ये -Q आवेश के नजदीक बिंदु होने से यहां पर ऋणात्मक विभव ज्यादा होगा और धनात्मक विभव दूर होने से कम होगा। ये धनावेश दूर है, इसलिए धनात्मक विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। तो ये होगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब एक तीसरी स्थिति बताइए निरक्ष की। तो तीसरी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 3 निरक्ष के लिए कोण बनता है थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। और इस स्थिति में बी बराबर आ जाएगा, देखो KP cos 90 डिग्री बटे r²। और हम जानते हैं cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, अतः विभव का मान क्या आ जाएगा, 0। अतः हम कह सकते हैं कि निरक्ष बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। और वो सिंपल तर्क से भी आ जाएगा। देखो, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, निरक्ष का मतलब होता है वो उस रेखा के दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होगा। ये मान लो निरक्षीय बिंदु है, तो ये निरक्षीय बिंदु ए से और बी से बराबर दूरी पर होगा। ये r है तो ये भी क्या होगी, r। और थीटा इस स्थिति में हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा मध्य बिंदु O है। तो हम कह सकते, देखो, -Q आवेश की वजह से जो विभव आएगा वो नेगेटिव, +Q आवेश की वजह से जो विभव आएगा वो पॉजिटिव, लेकिन दोनों ही दूरी समान और परिमाण समान होने के कारण बराबर होंगे। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण समान होता है, निरक्ष पर स्थित होने से उसकी दूरी दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होगी। अतः हम कह सकते हैं नेगेटिव विभव और पॉजिटिव विभव, तो टोटल मिला के हो जाएगा -KQ/r प्लस KQ/r। तो माइनस और प्लस दोनों मिलकर के आ जाएंगे 0। तो हम आसानी से यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं वास्तव में क्या उत्तर आने वाला है और क्या स्थिति होगी इसकी, ठीक है। यहां पर जो मान आ रहा है, वो जो मान है वो बस इसलिए अलग अलग है। देखो यहां पर देख रहे हो आप, ये जो तीव्रता है ये सदिश राशि होती है और विद्युत विभव कैसा है, अदिश राशि। तो आपने जहां तक पहले लिखा है उसमें आगे आपको नोट करना है। देखो इस सूत्र तक तो आपने लिखा ही होगा, ठीक है। अब आगे डालिए नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, अर्थात अक्षीय रेखा पर, यहां लिख देता हूं, अक्षीय रेखा पर बिंदु ए से बी की ओर,
अक्षीय रेखा पर बिंदु ए से बी की ओर, अक्षीय रेखा पर बिंदु ए से वी की ओर, ये नोट कर लेना आप। ऐसे ये हो जाएगा थीटा पर, और ये हो जाएगा थीटा 90 डिग्री पर, और यहां पर विभव का मान क्या होता है, 0। तो यहां लिख लेना निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है, निरक्ष पर विभव 0 होता है। इसके बाद देखो, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसको हम पहले ही बता चुके हैं आपको। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये कई बार आ चुका है। 11वीं में भी था ये, तरंगों के विस्थापन वाले चैप्टर में। वहां तरंगों के विस्थापन के लिए हमने अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग किया था। उसके बाद 12वीं के अंदर आया था सबसे पहले जो हमने विद्युत बल बताया था आवेशों की वजह से। तो बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया था। बलों के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, देखो बलों के लिए आया था F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश, यानी जितने भी बल लग रहे हों सबका आपको सदिश योग करना था। सेम बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी E सदिश बराबर हो जाएगा E1 सदिश, E2 सदिश, E3 सदिश एंड सो ऑन। ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे इनको। अब फिर यहां पर तीसरी बार आया विभव के लिए, यानी कोई आवेशों का निकाय है जिसमें एक से ज्यादा विभव हैं, एक से ज्यादा आवेश हैं। तो एक से ज्यादा आवेश होने की वजह से विद्युत विभव का मान किसी बिंदु पर कितना होगा उसको हमें निकालना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये अदिश राशि है विभव, तो इसे हम बीजगणित की तरह जोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैं बोल रहा हूं और यहां लिख भी रहा हूं, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण हो जाएगा विद्युत विभव, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, आवेशों के निकाय के कारण हो जाएगा विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो ऐसे आपको देखो कई टॉपिक आ चुके हैं, आसानी से आप चित्र बना के लिख लेना इसको। मैं देखो एक निकाय बना रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा आवेश है और हम यहां पर 4 आवेश ले सकते हैं। देखो ये एक बिंदु है P जहां पर मुझे विभव निकालना है और इसके लिए मैं 4 आवेश ले लेते हैं हम। देखो ये हो जाएगा Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश और ये हो जाएगा Q4 आवेश। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास आवेशों का एक निकाय है और उस निकाय में कितने आवेश दर्शाए हमने? 4। आप n तक भी ले सकते हो, एक और बना के
डॉट डॉट आप क्या कर सकते हो, QN। अब इसके लिए दूरी ले लो, तो बिंदु P की Q1 से दूरी हो जाएगी R1, Q2 से हो जाएगी R2, R3 और इसी प्रकार ये हो जाएगी R4। अब देखो मुझे विभव निकालना है P पर, तो पहले आवेश कारण विभव निकाल लो, दूसरे के कारण, तीसरे के और चौथे के। ये जितने भी विभव आए इन सब का हम बीजगणितीय योग कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हम पहले आवेश की वजह से देखना चाहें तो पहले आवेश के कारण क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लिख लेते हैं हम Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और इसको नाम दे देते हैं हम V1। तो V1 बराबर आ जाएगा, देखो K आवेश का परिमाण Q1 और दूरी आ जाएगी R1। देखो मुझे विद्युत विभव निकालना है और विद्युत विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेश की वजह से KQ/R। यही सूत्र मैंने यहां पर अप्लाई किया है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण क्या निकाल रहे हैं, विद्युत विभव। तो ये हो जाएगा Q2 आवेश के कारण विद्युत विभव। इसको नाम दे दो V2, के जो कि त्यों, आवेश की जगह आ जाएगा Q2 और दूरी के जगह आ जाएगी R2। समीकरण का नाम क्या देंगे हम इसका, 2। Q3 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण हो जाएगा विभव, यह आ जाएगा V3 बराबर के Q3 R3। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। चौथे की वजह से निकाल लो, Q4 आवेश के कारण, Q4 आवेश के कारण विद्युत विभव, कौन सा विभव, विद्युत विभव। तो एक तरीके से बहुत आसान है, बस हमें एक संख्या बदलनी पड़ रही है। एक यहां पर 1 है, यहां 1 1, यहां 2 2, यहां 3 3। तो इसमें आ जाएगा V4 KQ4 R4। तो आप समझ के पढ़ते तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती है, आसानी से आप चारों टॉपिकों को क्लियर कर सकते हो। तरंग के विस्थापन के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए और विद्युत विभव के लिए सेम है बिल्कुल। वो तीनों सदिश राशि हैं तो उनका सदिश योग होगा, ये अदिश राशि है तो इसका हम बीजगणित की तरह योग कर देंगे। तो अब आगे लिखेंगे, देखो चारों आगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से देखो हम यहां निकाल सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या निकालेंगे, बहुत ही आसान, सबको जोड़ देंगे, टोटल विभव निकालना है P पर। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से आ जाएगा, देखो BP बराबर V1 प्लस V2, V3 प्लस V4 और होते तो वो, ठीक है, लेकिन 4 है और इसका समीकरण दे देंगे हम 5।
अब इन सब समीकरणों को मिक्स कर दो, यानी 1 2 3 4 समीकरण से 5वें मान रखने पर। यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर अन्य समीकरणों से, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। समीकरण 5 में अन्य समीकरणों से मान रखने पर, अन्य समीकरणों से मान रखने पर तो रखिए मान, बीपी की जगह तो क्या आ जाएगा, बीपी, और V1 के लिए देख लीजिए KQ1 अपॉन आ जाएगा R1 प्लस KQ2 अपॉन R2, KQ3 अपॉन R3, KQ4 अपॉन R4। देखो ये हो जाएगा Q3, ठीक है। अब एक कौन सा रह जाएगा, प्लस KQ4 R4। तो इसमें से K आ जाएगा कॉमन, तो हम लिख सकते हैं देखो यहां पर ले लीजिए, ये आ जाएगा अगले स्टेप में BP बराबर K को बाहर ले लो, सब में मिल रहा है, कि आ जाएगा Q1 R1 प्लस Q2 R2, Q3 R3 प्लस Q4 R4। अब आप K का मान रखना चाहते हो तो K का मान रख लीजिए। BP बराबर आ जाएगा, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कोष्टक में जो कि त्यों, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 Q4/R4। ये फाइनल हमारा विद्युत विभव आ जाएगा बिंदु P पर। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये विभव हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो आप चित्र बना लेना, ये रहा चित्र। उसके बाद जब चित्र बन जाएगा तो मैं आपको बोल दूंगा चित्र के बारे में, ठीक है। तो आप रोक के स्क्रीन को और चित्र बना लो। अब लिखिए, जब चित्र बन जाए तो आपको इस चित्र के बारे में लिखना होता है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, ठीक है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे। हमारे दिमाग में वो हेडिंग है, देखो लिखो, चित्र में आवेशों का एक निकाय दर्शाया गया है। चित्र में आवेशों का एक निकाय दर्शाया गया है, जिसमें 4 आवेश स्मॉल q1,
स्मॉल q2 जिसमें 4 आवेश स्मॉल q2 कॉमा स्मॉल q3 तथा q4 दर्शाए गए हैं, तथा q4 दर्शाए गए हैं। इनके कारण बिंदु P पर, इनके कारण बिंदु P पर, ये रहा बिंदु P, इनके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना इस बिंदु P की, माना इस बिंदु P की आवेश Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 तथा Q4 से, तथा Q4 से दूरियां, Q4 से दूरियां क्रमशः R1 कॉमा R2 कॉमा R3 तथा R4 हैं, तथा R4 हैं। तो देखो, तुम देख लो, हमने चित्र के बारे में सब कुछ लिख दिया है जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। निकाय दिया है, विभव निकालना है, दूरी की जरूरत पड़ी तो दूरी ले ली। आवेशों का निकाय कहा था, तो निकाय में एक से ज्यादा आवेश होंगे तो हमने 4 आवेश ले लिए। वो कह रहा है कि विभव निकालो, तो विभव के लिए कोई बिंदु चुन लिया P। अब इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए इन आवेशों से दूरी की आवश्यकता होगी, तो हमने इन दूरियों को मान लिया। 1 से मान ले दूरी 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ठीक है। तो बाकी का सब लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट कर देना, फिर लिखना इससे। और आप इसको पूरे को उतार लेना। लास्ट वाला हमारा समीकरण हो जाएगा। देखो, इसको नाम दे देते हैं, 4 तो हो ही चुके हैं, 5, तो इसका नाम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा समीकरण 6। इसके बाद हम, देखो ये लिख लिया होगा आपने। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आता रहता है और आसान भी है। वो है समविभव पृष्ठ। उसका नाम है समविभव पृष्ठ। देखो, इसमें वो नाम ही हेल्प कर रहा है, यानी पृष्ठ माने कोई सतह होगा या तल होगी जिस पर विभव का मान सम होगा। सम माने समान। तो हम कह सकते हैं ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे यहां पर हम, समविभव पृष्ठ, ठीक है। ये हो जाएगा समविभव पृष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, या इससे संबंधित और सवाल आते हैं। आपको आज सारे क्लियर करा देंगे, आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको, पृष्ठ माने क्या होती है? सतह या क्षेत्रफल।
ठीक है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसकी जो सतह है इस पर विभव का मान क्या होना चाहिए, देखो विभव कैसा होना चाहिए, समान। यानी हमें सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जहां भी देखें वहां विभव का मान एक ही प्राप्त हो, समान प्राप्त हो, तो उसे कह सकते हैं हम समविभव पृष्ठ। लेकिन विभव किसकी वजह से होता है, विद्युत क्षेत्र की वजह से। और विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होता है, आवेश की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि विभव के लिए हमें आवेश की आवश्यकता होगी, और उस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, देखो विभव का जो सूत्र होता है B बराबर K कांस्टेंट Q और बटे आ जाएगा दूरी R। तो विभव समान होने के लिए देखो आप खुद ही सोचो, K तो समान रहता है ये सबके लिए। यदि आवेश का मान समान हो और दूरी भी समान हो तो वो पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान। तो इसके लिए हिंट ये मिल रहा है कि ये जो विभव है समविभव पृष्ठ ये विद्युत क्षेत्र में मौजूद होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ है वो कहां होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। तो इसकी परिभाषा भी हम बना सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ या ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। तो सबसे पहले आपने हेडिंग तो डाल ही ली है और आप परिभाषा नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं बोल रहा हूं कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र में स्थित। तो लिखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, विद्युत विभव का मान समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर। आप देखो हम निकाल लेते वास्तव में समविभव पृष्ठ कहां होगा, तो हमारे दिमाग में इसका सूत्र होना चाहिए B बराबर KQ बटे R। और हमें अपना ध्यान फोकस रखना है किस पर, Q पर और R पर। Q का मान भी नहीं बदलना चाहिए और R का मान भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक धनावेश लेता हूं यहां पर, ये मान लो प्लस का आवेश है कोई Q, ठीक है। और इसकी वजह से मैं समविभव पृष्ठ निकालना चाहता हूं, किस आकृति का होगा, कहां होगा। तो देखिए आवेश मेरे पास निश्चित है, अब बस मुझे दूरी लेनी है समान। तो बिंदु के चारों ओर यदि हम देखो ये वृत्त बनाए, ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रत्येक बिंदु को देखें तो इसकी दूरी क्या होगी, समान। अब चूंकि मुझे पृष्ठ बनाना है, सतह बनानी है, ठीक है, तो मैं इसके चारों ओर क्या बनाऊंगा, सकेंद्रीय गोले, ठीक है। क्योंकि ये पृष्ठ कैसे होंगे, बिंदु आवेश की वजह से गोलाकार। लंबाई होती तो हम सकेंद्रीय क्या लेते, वृत्त, लेकिन यहां पर इसने क्या दिया हुआ है, पृष्ठ यानी सतह, तो हमें गोलाकार लेना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा देखो प्लस क्यू। दूसरा और ले लो, ये सब गोलाकार हैं। ये तीसरा, देखो मैंने यहां पर 3 पृष्ठ लिए हैं और देखो इन तीनों पृष्ठों की, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की इस धनावेश से जो सेंटर में रखा हुआ है दूरी समान है, ऐसे ही इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की और ऐसे इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की आवेश समान, दूरी समान। तो इन ये कैसे पृष्ठ होंगे? समभव पृष्ठ होंगे। इसका विभव मान लेता हूं मैं, इसका V1, इसका मान लेता हूं V2 और इसका मान लेता हूं मैं V3। देखो है तो ये तीनों ही समभव पृष्ठ, लेकिन इन तीनों के विभव बराबर नहीं है। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। क्यों? क्योंकि दूरी अलग अलग है। हां, प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं देखो, बिंदु आवेश के कारण जो समभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। यानी बिंदु से गोले की दूरी क्या होगी? समान। अतः बिंदु आवेश के कारण गोलाकार पृष्ठ होता है। अब एक चीज और देखना चाहें हम इसमें, तो धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसके लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी और हम इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएं तो देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी। ये इस तरीके से ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। आप कितनी भी बना सकते हो। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आप ये देखिए, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, यानी ये मेरा ई सदिश है जो बाहर की ओर है। यदि मैं देखना चाहूं V1, V2 और V3 को, तो जैसे जैसे दूरी ज्यादा होती है, आप सूत्र से देख सकते हो विभव का मान क्या होगा? कम। तो हम कह सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। यानी सबसे ज्यादा जो मान है विभव का वो होगा V1 का, उससे कम V2 का और उससे कम हो जाएगा V3 का। यानी जो सबसे कम है वो विभव किसका हो जाएगा? V3 का। और हमारे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरीके से है। तो आप गौर से देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कम होता जा रहा है। तो हम निकाल सकते हैं कि जिधर विभव घटता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में विभव का मान कम होता है। तो ये समविभव पृष्ठ की क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी और हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो, ये मेरे पास समभव पृष्ठ है तीसरे नंबर का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत है, क्योंकि हमने बताया था पृष्ठ के क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? लंबवत। तो इस पृष्ठ के अनुदिश इस तीव्रता का कोई भी घटक संभव नहीं है। यानी मैं इस तीव्रता को इधर टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता, इधर कोई घटक नहीं है। तो मैं कह सकता हूं समविभव पृष्ठ के अनुदिश, यानी इधर
समविभव पृष्ठ के अनुदिश ई सदिश बराबर क्या होगा, 0। और इस पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके अनुदिश तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। जब तीव्रता नहीं है तो मैं यदि संभव पृष्ठ के एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना चाहूं, मान लो मैं बिंदु ले लेता हूं ये ए, और यहां से किसी आवेश को बी बिंदु तक ले जाना चाह रहा हूं, तो इस बी बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मैंने क्या नोट किया, देखो दो चीज स्पष्ट दिख रही हैं, आप स्वयं लिख सकते हो इसकी विशेषताएं। पहला तो ये आसानी है, जो परिभाषा के अंदर बताया था, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और खासियत हमने क्या देखी, समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जबकि समविभव पृष्ठ के अनुदिश तीव्रता का मान क्या होता है, 0। जब तीव्रता नहीं होगी तो हम कह सकते हैं बल नहीं होगा, और जब बल नहीं है तो कार्य संभव नहीं है, बिना बल के कार्य नहीं हो सकता। अतः किसी आवेश को मैं ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहा हूं तो किया गया कार्य का मान भी क्या होगा, 0, E0, तो कार्य का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं हम, इसका विभव और इसका विभव समान है, तो हम कह सकते हैं दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होगा। यानी विभव में अंतर निकालना चाहें संभव पृष्ठ के लिए तो वो क्या आता है, 0 प्राप्त होता है। कार्य का मान भी 0 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 है, और विभवांतर का मान भी क्या है, 0 है। आप देखोगे कि ये जो समविभव पृष्ठ हैं एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो यहां भी हम देख के बता सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों नहीं काटते हैं, कि मान लो यदि ये काटेंगे, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट देते हैं, तो काटने पर विभव, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि थी, लेकिन विभव कैसी राशि, अदिश राशि। तो यहां पर विद्युत विभव के दो परिमाण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, विद्युत विभव के दो परिमाण हो जाएंगे। वो क्यों, देखो ये विभव V2 वाला है और ये विभव V1 वाला पृष्ठ है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु का विभव देखो V2 भी हो जाएगा और V1 भी हो जाएगा, जो कि दोनों अलग अलग हैं। ऐसे इसके भी V1 भी विभव होगा और V2 भी होगा, तो एक ही बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, और जो कि संभव नहीं है। अतः ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते भी नहीं हैं। और आगे हम देखें, चालक की जो सतह होती है, चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करती है। क्यों करती है समविभव पृष्ठ की तरह कार्य, देखो हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं, तो चालक को दिया गया
संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक पर आवेश का वितरण कैसे होता है? एक समान, कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम पढ़ चुके हैं चालक सतह के कैसे होती हैं? लंबवत। तो चालक सतह के प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान है, तो विभव का मान समान होगा। और विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह के कैसी है? लंबवत। तो हम कह सकते हैं चालक का पृष्ठ, चालक की जो सतह है वो भी क्या होती है? समविभव पृष्ठ होती है। देखो यहां से आपको वो समभव पृष्ठ की आकृति पूछ सकता है कि समभव पृष्ठ कैसा होगा, उनको हम देख लेंगे। देखो बिंदु आवेश है, कोई चालक गोला है, या अचालक गोला है, इनकी वजह से जो समविभव पृष्ठ होगा हम कह सकते हैं, देखो वो हो जाएगा गोलाकार। ये पृष्ठ कैसे हो जाएंगे? गोलाकार हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु आवेश हो, चालक गोला हो या अचालक गोला हो, उनके कारण देखो ये बिंदु आवेश ये क्या है? चालक गोला आवेशित है, और ये अचालक। तो इन सभी के कारण आवेशित है, ये आवेशित चालक गोला, आवेशित अचालक गोला, और इन सभी के कारण जो समभव पृष्ठ हैं वो कैसे होंगे? गोलाकार। अब यदि हम अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण समभव पृष्ठ देखना चाहें तो वो गोलाकार ना होकर क्या होगा? बेलनाकार। देखो हमारे पास कोई अनंत रेखीय आवेशित तार है, मान लो ये, तो इसकी वजह से हमने पहले भी देखा था, गाउस से पृष्ठ लिया था बेलनाकार। तो इसकी वजह से यदि हम समभव पृष्ठ देखना चाहते हैं तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार होगा, क्योंकि बेलन की सतह पर सतह के प्रत्येक बिंदु की इस रेखीय आवेश से दूरी क्या होगी? समान। ये बेलन का क्या बन जाएगा? अक्ष बन जाएगा। क्लियर? एक और हम निकाल सकते हैं, मान लो उसने विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्स अक्ष की ओर दे रखी हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे हैं? एक समान है। तो हम कह सकते हैं इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, देखो ये ई सदिश है और ये कौन सी दिशा में है? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष की दिशा में है। एक्स अक्ष दिशा में है ये। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण यदि मैं समभव पृष्ठ देखना चाहूं तो वो समभव पृष्ठ कौन से तल में होगा? एक्स वाई तल में, सॉरी वाई जेड तल में स्थित हो जाएगा वो। ठीक है, इसके लंबवत हो जाएगा वो। ठीक है, ये तो एक्स है ही है, तो बाकी का कौन सा बच गया हमारा? वाई जेड, क्योंकि वो लंबवत होता है।
तो देखो इस तरीके से ये मान लो x है और ऊपर जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा y। तो ये जो बैट बोर्ड है या ये हाथ है, तो ये हथेली जो तल को बता रही है वो कौन सा तल है, एक्स वाई तल। क्लियर। अब बाई जेड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये बाई जेड तल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसके लंबवत बाई जेड तल में स्थित होगा हमारा संभव पृष्ठ, इस तरीके से। तो संभव पृष्ठ के तल के लंबवत क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा किसके लंबवत होती है, वाई जेड तल के। तो हम कह सकते हैं कि संभव पृष्ठ कौन से तल में होगा, वाई जेड में। और उसके लिए हम बना सकते हैं, देखो इस तरीके से ये संभव पृष्ठ हो जाएंगे। एक और बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये हो जाएगा, देखो यहां पर ये संभव पृष्ठ है, ये दोनों क्या हैं, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, जो कौन से तल में मौजूद है, इनका जो तल है वो तल है वाई जेड तल। कौन सा तल है, वाई जेड तल में मौजूद है ये। क्लियर। तो देखो हम आगे लिख लेते हैं इसमें, तो देखिए हम आपको इनके बारे में, जो संभव पृष्ठ की परिभाषा हमने तो लिख ली है, संभव पृष्ठ किस आकृति का होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। बिंदु आवेश है ऐसा है तो उनके लिए ऐसा होगा, अनंत रेखा आवेश है तो ऐसा होगा। यदि मेरे पास एक्स अक्ष दिशा में ही दिया गया है तो वो संभव पृष्ठ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको कल लिखा दूंगा, इसके बारे में लिखा दूंगा, और संभव पृष्ठ की क्या लिखा देंगे हम, विशेषताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स सभी बच्चों को। ठीक है।